कल मैंने एसबीआई के Q4 रिजल्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर्स के बारे में एंड उनके मार्केट आउटलुक के बारे में जो उनकी मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री की थी उसके रिगार्डिंग एक डिटेल आप तक न्यूज़ पहुंचाई थी। उसके रिस्पांस में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि एसबीआई के लिए प्राइस टारगेट्स वगैरह क्या होने चाहिए एंड गोइंग फॉरवर्ड एसबीआई और ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं पर्सनली इस चैनल के थ्रू आप तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाने का ट्राई कर रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि आप तक मैं न्यूज़ पहुंचा सकूँ, आप तक ये पहुंचा सकूँ कि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है, उससे समझना क्या है। बट पर्सनली मैं आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने की तरफ नहीं भेजना चाहता, क्योंकि दोस्तों पैसे सबके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी खुद की रिसर्च अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिए कुछ भी ऐसा करने से पहले। मगर दोस्तों आप लोग जब इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि एसबीआई के टारगेट्स वगैरह कैसे होने चाहिए, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो इसलिए मैं आज एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के द्वारा जो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली गई है, आज ही के दिन निकाली गई है एसबीआई के ऊपर, मैं इसका एक डिटेल एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। आप तक बताऊंगा आपको कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने क्या क्या बोला है एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके, उन्होंने क्या क्या समझा है, उनको क्या लगता है एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा रहा एंड गोइंग फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर आउटलुक कैसा लग रहा है एसबीआई का, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को टारगेट प्राइस वगैरह वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं इस चैनल के तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंच सके। एंड जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मुझे भी बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की इस ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैं खुद से आप तक ये वीडियो लेके आने से पहले खुद से इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके रखा है ताकि आपका भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से इसमें जा सके। आइए दोस्तों एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनको देखिए, इन्होंने रेटिंग तो बाय की दी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि जो टारगेट प्राइस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो 270 रुपये का प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी करंटली एसबीआई 188 रुपये के अराउंड पे ट्रेड कर रही है। तो ये करीब करीब आप सोच सकते हैं कि 45% का अपसाइड है इसके करंट प्राइस से अगर आप अभी ख़रीदते हैं। तो इन्होंने जो प्राइस टारगेट है, लेकिन आप वो देखिए कि इनका जो पुराना प्राइस टारगेट था दोस्तों, जो कि इन्होंने की चेंजेस में नीचे बताया हुआ है, पहले ये लोग 216 का बता रहे थे प्राइस टारगेट, बट अब ये लोग 316 का पहले बता रहे थे, अब ये लोग 270 का ही बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि एसबीआई ने ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया था, बट स्टिल इन लोगों ने अपना प्राइस टारगेट कम क्यों कर लिया। दोस्तों जब कल मैं Q4 का वीडियो बनाया था तो भी मैंने आप लोगों से बोला था कि जो नेट प्रॉफिट 4 गुना आपको दिख रहा है वो प्रॉफिट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस साल वन टाइम गेन आया है इनका एसबीआई कार्ड्स के इक्विटी बेचने की वजह से। इन्होंने एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ कराया तो उससे जो इनको पैसे मिले वो आपको अपफ्रंट इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई का बैंकिंग बिजनेस 4 टाइम्स हो गया था लास्ट क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि ये लोग और क्या क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज फोर्थ क्वार्टर कोर एंड नेट अर्निंग्स वर बिलो एस्टिमेट्स, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव्ड even if one adjusts for the standstill classification impact, but this improvement was aided by higher write-offs. The moratorium percentage is unusually low versus the peers and the related disclosures were ambiguous. तो दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि जो नेट अर्निंग्स थी वो बिलो एस्टिमेट थे। अर्निंग्स का मतलब दोस्तों ये ऑपरेटिंग अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, तो वो बिलो एस्टिमेट्स लग रहे थे एचडीएफसीज को। जो एसेट क्वालिटी था वो इम्प्रूव किया अकॉर्डिंग टू एसबीआई की मैनेजमेंट, बट इन्होंने काफ़ी सारे लोन्स राइट ऑफ किए जिसकी वजह से ये थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है। जो मोराटोरियम परसेंटेज है वो भी जो बैंक ने बताया है कि मोराटोरियम परसेंटेज का मतलब ये है कि अभी आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है कि 3 अगस्त तक लोग अपने लोन्स पे ईएमआई चाहे तो ना भरे। तो ये जो मोराटोरियम को लेने का जो कि कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया मोराटोरियम के लिए, ये उसकी बात है। तो मोराटोरियम परसेंटेज इस बैंक का कंपेरेटिवली लोअर है दूसरे पेयर्स के, बट जो इससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स थे वो थोड़े से क्लियर कट नहीं प्रोवाइड किए बैंक के मैनेजमेंट ने। बट स्टिल ये लोग बोल रहे हैं कि करंट वैल्यूएशन एंड अ स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अंडरपिन अवर स्टैंड्स मेंटेन बाय विद ए स्ट्रॉन्ग टारगेट प्राइस ऑफ ₹270।
दोस्तों ये लोग बाय तो मेंटेन कर रहे हैं एसबीआई के लिए, क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता है। एंड डिपॉजिट जो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी, मतलब नॉर्मल जनता अभी भी अपना पैसा एसबीआई में डिपॉजिट करने को लेकर बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है, क्योंकि ये बैंक बहुत दिनों से है, इनका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडिया में। तो अभी भी एच डी एफ सी ICICI, आप अगर गाँव वगैरह में जाओगे तो लोग अभी भी एसबीआई ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं इंडिया में। तो इनको ये लगता है कि इन द लॉन्गर रन इसको 270 तक का टारगेट प्राइस आना चाहिए। आइए दोस्तों अब एक बार देखते हैं कि Q4 रिजल्ट्स इन्होंने और क्या क्या निकाला। तो पहली चीज़ तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव किया, ये इन्होंने लिखा है, बट आप देखिए ग्रॉस NPA डिप्ड 13.7% ईयर ऑन ईयर एंड 6.6% क्वार्टर टू क्वार्टर to rupees 1.49 trillion, aided by a 58.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल इन स्लिपेजेस एंड हायर राइट ऑफ्स। दोस्तों दो चीज़ हुई, एक तो स्लिपेजेस में भी कमी आई, बट इन्होंने एक्चुअली राइट ऑफ्स भी काफ़ी ज़्यादा किए, तो इस वजह से इनका जो ग्रॉस NPM है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बट आप ये समझिए कि गिरावट इसलिए नहीं क्योंकि इनके लोन्स का क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया, इन्होंने राइट ऑफ्स भी किया, उसकी वजह से भी ये गिरावट में इतनी कमी आपको दिख रही है। इसके बाद लिखा है डिस्पाइट द लो मोरेटोरियम परसेंटेज वी थिंक कोविड-19 विल डिस्टर्ब द करंट ट्रेंड ऑफ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वी हैव फैक्टर्ड इन स्लिपेजेस ऑफ 3.3% ओवर FY21 to 22। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जब पुराने में वीडियोस बैंकिंग सेक्टर के जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह के वीडियो मैंने किए जिन बैंक्स के बारे में, मैंने आपको हमेशा बताया कि अभी बैंकिंग या फिर जो भी ऐसे लेंडिंग वाली कंपनी है, जो फाइनेंस की कंपनीज़ है, इनको लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको Q1 में जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो आप सोचिए कि बस मार्च वाले क्वार्टर में बस 7 दिन का लॉकडाउन था, बट अभी जो Q1 आएगा अगले Q4 वाला पे जो 7 दिन का लॉकडाउन था, बट जो अभी Q1 आएगा उसमें 2-2.5 महीने लॉकडाउन रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनी से ज़रूर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। वही सेम चीज़ HDFC सिक्योरिटीज़ भी आपको बता रही है। इन्होंने इसके फंडिंग एंड लिक्विडिटी के ऊपर इन्होंने बोला कि एसबीआई का डिपॉजिट बेस ग्रू 1.3 ट्रिलियन 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, करस्पॉन्डिंग टू लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में इनका 808 बिलियन था, वो बढ़ के इस बार 1.3 ट्रिलियन हो गया है। एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजेशन इन सिस्टमेटिक डिपॉजिट्स वी बिलीव। The management explicitly said that it doesn't intend to raise capital in the near term and that it would rely on earnings and stakes gains to augment CRAR and equity raise at current valuation would be immensely book dilute। तो इनका मैनेजमेंट अभी यही बोल रहा है कि हम कैपिटल इक्विटी बेच के रेज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो करंट वैल्यूएशन है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, तो उतने सस्ते वैल्यूएशन में इक्विटी बेचने का मैनेजमेंट को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। वो लोग रिलाई कर रहे हैं अपने नियर टर्म में जो इनके अर्निंग्स आएगी एंड जो इनके पास जो खुद जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हुए हैं वो बेच के जो गेंस आएंगे, ये उसको यूज़ करके अपना CRAR को प्रॉपर करना चाहेंगे। दोस्तों CRAR का मतलब मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क असेस्ड रेशियो, इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। नेशनल रेगुलेटर्स ट्रैक ए बैंक CAR to ensure that it can absorb a reasonable amount of loss and complies with statutory capital requirements। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि जितना इनके पास पैसा है उसके करस्पॉन्डिंग रिस्क कितनी है, एसेट्स टू रिस्क का रेशियो बताता है CRAR। तो उसके लिए ऑब्वियसली इनको पैसे तो संभव आते रहने चाहिए, वो ये लोग अपने नियर टर्म में अर्निंग्स के थ्रू एंड स्टेक सेल्स करके ये निकालने का ट्राई करेंगे। ये इक्विटी के थ्रू डाइल्यूशन नहीं करेंगे, मतलब अपना इक्विटी बेच के पैसे ये मार्केट से नहीं निकालना चाह रहे ये लोग। इसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री जो इनकी कोविड-19 के रिलेटेड इन्होंने जो मैनेजमेंट कमेंट्री की उसको लेके भी इन्होंने बात की HDFC सिक्योरिटीज़ ने। द मैनेजमेंट इंडिकेटेड दैट 82% ऑफ SBI's बोरोवर्स पेड 2 और मोर इंस्टॉलमेंट्स। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका मोरेटोरियम रेट जो अप्लाई करने का वो बहुत ही कम है SBI बैंक के लिए करस्पॉन्डिंग टू बाकी बैंक। ये लोग बोल रहे हैं कि 82% से ज़्यादा बोरोवर्स ने 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे की है अपने लास्ट 2 महीनों में। 21% of retail term borrowers, 47% of SME term borrowers, 13% of corporate term borrowers, 20% of borrowers availed of the moratorium and that 18% of its NBFC portfolio was under moratorium। तो इनका जो मोराटोरियम अप्लाई करने वाली जो जनता है, जो लोन्स इन्होंने दिया है जिनको, वो काफ़ी कम है कंपेयर टू दूसरे बैंक्स में। दूसरे बैंक्स के रिजल्ट में ये परसेंटेजेस थोड़े ज़्यादा थे दोस्तों। अब इन्होंने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू लैंड 30 बिलियन अंडर TLTRO। TLTRO होता है दोस्तों टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये RBI बैंक्स को बताती है कि इनको सिक्योरिटीज़ वगैरह कुछ रखनी है जितने भी लोन ये दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये अगले कुछ सालों में मतलब 30 बिलियन इंडियन रुपीज़ और ज़्यादा लोन के थ्रू देना चाहते हैं। रिसीव प्रपोजल ऑफ अराउंड 150 to
180 billion in April and May from NBFCs, HFCs, but sanctioned only 20% of such proposals. तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि इनके पास 150 से 180 बिलियन के प्रपोजल्स आए थे, बट ये लोग सिर्फ 20% को साइन कर रहे हैं। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि इवन बैंक का मैनेजमेंट भी बहुत कॉशियस है लोन्स देने के मामले में। कोविड-19 को देखते हुए सब लोगों को ये डर है कि जो आप लोन्स दे रहे हो वापस आएगा या नहीं, ये थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा है लोगों को। इसके बाद इन्होंने बोला कि द मोरेटोरियम डिस्क्लोजर्स आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बोरोअर्स एंड द नॉट द पोर्टफोलियो वैल्यू, रिड्यूसिंग देयर कंपेरेबिलिटी विद दोज ऑफ पेयर्स। एज पर द मैनेजमेंट टर्म, लोन बोरोअर्स हु हैव पेड 2 or more installments are considered to have not opted for moratorium, and the borrowers who have paid the installment, 7% of borrowers are not paid at all, 90% of borrowers are considered to have opted for moratorium। तो इन्होंने वही बोला कि इनकी 82% जनता ऐसी है जो कि 2 से ज़्यादा या 2 इंस्टॉलमेंट्स भर चुकी है, 7% ऐसे जिसने एक भरी है, 9% ऐसे है जिन्होंने नहीं भरी है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो 18% जनता को ये बस मान रहे हैं कि इन्होंने अभी तक इन्होंने मोरेटोरियम के लिए ऑप्ट किया है। बाकी एक चीज़ जो देखने लायक है दोस्तों कि इन्होंने अपना जो मोरेटोरियम डिस्क्लोजर दिया है वो पोर्टफोलियो वैल्यू के परसेंटेज के बेसिस पे नहीं दिया है, वो नंबर ऑफ बोरोवर्स पे दिया है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि देखिए एक बैंक जो कि अगर लेस से उनके अगर 2 सबसे बड़े जो बैंक से जो लोन लेने वाले लोग हैं, अगर वो इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस बैंक के लिए बहुत दिक्कत होगी। बट नंबर्स आप देखेंगे तो अगर 100 लोगों में 2 ने डिफ़ॉल्ट किया तो 2% ही होगा, बट हो सकता है कि वो 2% टोटल लोन अमाउंट का 50% डिफ़ॉल्ट कर गए। तो बैंक ने पोर्टफोलियो वैल्यू कितना मोरेटोरियम में जा रहा है वो अभी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ बोरोवर्स बताया। तो ये थोड़ा सा मुझे भी एम्बिगुअस सा लगा कि बैंक ये डेटा क्लियरली क्यों नहीं सामने रखना चाह रही है। Sequentially, loan growth at 5.7% was largely driven by 9.5% growth in corporate loans। तो ये बोल रहे कि इनका लोन ग्रोथ वगैरह जो बढ़ा है वो सब अच्छा खासा आप देख सकते हैं, 5.7% की ग्रोथ थी जो कि कॉर्पोरेट लोन्स में 9.5% के ग्रोथ से एडेड थी। NII दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नेट इंटरेस्ट इनकम होता है जो कि आप किसी बैंक के लिए पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिकली होता है कि आप जो लोन्स से जो इंटरेस्ट कमा रहे हो एंड जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दे रहे हो उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो NII इनका 18% गिरा है क्वार्टर टू क्वार्टर, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है किसी बैंक के लिए। इट लेड बाई 11.4 क्वार्टर टू क्वार्टर फॉल इन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस वाइल इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बस फ्लैट। तो इनका जो इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे दे रहे थे वो तो नहीं भरा, बट जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा था उसमें उन्होंने 11.4% का ड्रॉप है। तो अब जो ये नंबर देख रहे हो दोस्तों, इंटरेस्ट मिलने का जो ड्रॉप आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये अगले 1-2 क्वार्टर में सारे बैंक्स के लिए ये नंबर काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि लोग अभी इंटरेस्ट दे ही नहीं पा रहे होंगे। जब भी Q1 का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे आप देखोगे कि 2-3 महीने जो लॉकडाउन रहा उसका असली इफेक्ट Q1 के और Q2 के रिजल्ट में बैंक के बुक्स पे दिखना शुरू होगा। स्टेट बैंक शॉ शार्प सिक्वेंशियल ऑपेक्स ग्रोथ। ऑपेक्स मतलब होता है दोस्तों ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जैसे स्टाफ का कॉस्ट हो गया, अदर कुछ भी आप इधर उधर के जो आप कंपनीज के खर्चे होते हैं, तो उसमें अराउंड 9.2% की ग्रोथ है इनकी। तो ये भी थोड़ा सा गलत संकेत है इन सब टाइम्स में अगर किसी कंपनी के एक्सपेंडिचर में इतना ग्रोथ आ रहा है। दोस्तों मोर और लेस पूरे रिपोर्ट में इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों की बातें करी है। बाकी इन्होंने चार्ट्स वगैरह बताए, NIMs वगैरह के चार्ट्स देखे हैं। आपको अगर ये रिपोर्ट पढ़ना हो तो आप प्लीज़, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ओपन रिपोर्ट्स होती है, आप खुद से भी एक बार देखिए। बट मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, SBI शेयर एज ए कंपनी अगर आप देखो इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली अच्छी है, बट अभी इन द शॉर्टर 1-2 क्वार्टर तक थोड़ा सा अनसर्टेन ज़रूर है बैंकिंग का डोमेन। तो अगर आप इसमें रिस्क ले रहे हो तो थोड़ा संभल के ज़रूर लेना कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना पैसा इसमें लगा रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथ दोस्तों तक भी लेके जाइए। धन्यवाद।